पिछले अध्याय में हमने पदार्थों के बारे में पढ़ा था और उनका वर्गीकरण कैसे होता है ये पढ़ा था। आज का जो अध्याय है उसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। 5वां पाठ है ये 6ठी क्लास की विज्ञान की पुस्तक का। इसके अंदर हम जानेंगे अगर कोई 2 या 3 पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, घुले हुए हैं, तो हम उन पदार्थों को अलग कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे कि मान लो नमक और मिट्टी मिल गए हैं किसी भी कारण से और हमें वो नमक चाहिए अलग से, तो उस नमक को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे। पानी में नमक हमने घोल दिया, क्या हम उस नमक को पानी से अलग कर सकते हैं? तो ऐसी विधियों को हम पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, 6ठी कक्षा में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो केवल विज्ञान का आपका बेस बनाने के लिए है, आधार बनाने के लिए है। ये सभी बातें, ये सभी ज्ञान आने वाली कक्षाओं में प्रयोग होगा, इनके बिना काम नहीं चलेगा। यही लेसन, यही पाठ हर कक्षा के अंदर आपको मिलेंगे थोड़ी सी डिटेल के साथ। तो जो भी अब आप 6ठी कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए और समझिए, ताकि आप आने वाली कक्षाओं में इसका पूरा उपयोग कर सकें और आपको कोई कठिनाई ना आए। अब आपको पृथक्करण शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। पृथक्करण शब्द का अर्थ है किसी मिश्रण में से एक या अधिक पदार्थों को अलग करना। ये पदार्थ उपयोगी भी हो सकते हैं या अपने उपयोग के नहीं भी हो सकते हैं। ये अशुद्धियां भी हो सकती हैं और ये पदार्थ हानिकारक भी हो सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक ऐसा मिश्रण है जिसके अंदर दोनों पदार्थ ही उपयोगी है, जैसे कि जब हम गेहूं के पौधों में से अनाज निकालते हैं तो गेहूं है वो भी उपयोगी है, अनाज के दाने भी उपयोगी है और जो भूसा है वो भी उपयोगी है, क्योंकि उससे हम चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। मान लो गेहूं को घर लाते समय उसके अंदर कुछ कंकर पत्थर रह गए, तो ये जो कंकर पत्थर है ये हमारे उपयोग के लिए नहीं है, ये अशुद्धियां हैं, इनको निकालना पड़ेगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जब हमने गेहूं के अनाज के दाने निकाले तो कोई और हानिकारक पौधे भी वहां पर साथ में उगे हुए हों और उनके कुछ हानिकारक बीज जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं वो भी साथ में आ गए हों। तो ऐसी अशुद्धियां हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब हम चाय बनाते हैं तो उसके अंदर चाय पत्ती होती है, लेकिन जब हमें चाय पीनी होती है तो वो चाय पत्ती चाय बनाने के बाद हमारे काम की नहीं होती, वो अनुपयोगी हो जाती है, तो उसे हम छान कर निकाल देते हैं। तो ऐसे ही मिश्रण में से पदार्थों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है और इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, उन विधियों का हम अध्ययन करेंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन पर है पृथक्करण की विभिन्न विधियां। सबसे पहले हस्तचयन, हैंड पिकिंग, थ्रैशिंग, निष्पावन यानी कि विनोइंग, चालन यानी कि सीविंग, अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन, निस्तारण डिकांटेशन व निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, वाष्पन इवोपरेशन। अब हम एक एक करके इन विधियों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हस्तचयन या हैंड पिकिंग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हम एक पदार्थ को हाथ से चयन करके हाथ से उठाकर बाहर निकालते हैं। जैसे कि गेहूं, चावल, दाल आदि से बड़े मिट्टी के कण, पत्थर व भूसे को अलग करने के लिए आपने घर में देखा होगा, दाल बनाने से पहले आपकी मम्मी या आपके बड़े जब भी दाल बनाते हैं तो उसको एक बड़े से बर्तन में लेकर, थाली में या परात में, उसके अंदर से छोटे छोटे कंकर निकालने की कोशिश करते हैं। ये हस्तचयन विधि होती है। ये विधि तब उपयोग की जाती है जब अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती। मान लीजिए कि जो चावल है या दाल है उनके अंदर जो पत्थर या कंकर होते हैं या जो भी अशुद्धि होती है या भूसा होता है
वो बहुत कम होते हैं, तो हम आसानी से उनको हाथ से ही निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे मिश्रण के लिए उपयोगी है जिसके अंदर जो अशुद्धियां हैं वो बड़ी हैं, हाथ से हम उठा सकते हैं, सूखी हैं और बहुत ज्यादा नहीं है। अगली विधि है थ्रेशिंग। थ्रैश जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, थ्रैश का मतलब होता है जोर से मारना या झाड़ना भी बोल सकते हैं। तो जब हम पदार्थों को अलग करने के लिए जोर से पटकते हैं, उनको झाड़ते हैं, तो ऐसी विधि को थ्रेशिंग बोलते हैं। तो पौधों से डंडियों व अनाज के कणों को पृथक यानी कि अलग करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इसकी बहुत सारे तरीके हैं थ्रेशिंग के। जैसे पुराने जमाने में जब मशीनें नहीं होती थी तो हम डंडियों को पीट पीट कर गेहूं, चावल या जो भी अनाज होता था उसको अलग कर लेते थे भूसे से। आजकल मशीनें आ गई हैं। अभी गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है, समय है। आपने सुना होगा, देखा होगा, एक थ्रेशर नाम की मशीन आती है जो कि आपको इस फोटो के अंदर दिखाई गई है। तो उन मशीनों से हम भूसे को अलग कर सकते हैं और अनाज के दानों को अलग कर सकते हैं। तो थ्रेशिंग का मुख्य कार्य यही होता है, भूसे व अनाज के कणों को अलग करना। आपने घर पर अपने बड़ों को गेहूं को साफ करते हुए देखा होगा। किसी एक बर्तन में वो छत पर या किसी खुले स्थान पर थोड़ी ऊंचाई से उसको गिराते हैं। हवा चल रही होती है या हम पंखा या कूलर लगाते हैं जिससे हवा को चलाया जा सके। और जब हम ऊपर से नीचे अनाज के दानों को गिराते हैं तो उनमें से जो हल्के पदार्थ हैं वो उड़ जाते हैं। इस विधि को ही निष्पावन या विनोइंग कहते हैं। ये सभी विधियां आपने घर पर देखी होंगी कभी ना कभी। तो ये ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनके भार में अंतर होता है। जब हम गेहूं और भूसे को अलग करते हैं, जब गेहूं घर पे आ जाती है तो उसके अंदर कुछ भूसे के कण रह जाते हैं, तिनके रह जाते हैं या छोटी मोटी मिट्टी रह जाती है, जिनको अलग करने के लिए हम निष्पावन विधि का उपयोग करते हैं। तो इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर एक पदार्थ हल्का होता है जो थोड़ी भी हवा चलने पर दूर उड़ सकता है, और जो दूसरा पदार्थ है वो थोड़ा भारी होता है जो थोड़ी हवा चलने पर उड़ता नहीं है, हवा के साथ वहीं पर गिर जाता है। तो अब आप समझे होंगे कि जब हम गेहूं को साफ करते हैं घर पर तो वो विधि है निष्पावन या विनोइंग। अब बात आती है चालन विधि की। इसको सीविंग भी बोलते हैं। सीविंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीव का मतलब होता है छलनी। ऐसा कोई बर्तन जिसके तले में बहुत सारे छेद हों, एक बराबर आकार के। ये विधि आप हर रोज अपने घर में देखते हो। जब हम आटे को गूंथने से पहले छानते हैं छलनी के द्वारा, उसको छन्नी भी बोलते हैं, छलनी भी बोलते हैं, तो हम आटा छलनी में लेकर उसको थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं। हिलाने से क्या होता है, जो बारीक कण हैं वो नीचे परात में आ जाते हैं या नीचे वाले बर्तन में आ जाते हैं, और जो मोटा अनाज बचा हुआ है या जो भी ऐसा अनुपयोगी पदार्थ है वो ऊपर रह जाता है। तो ये विधि इस्तेमाल की जाती है ऐसे दो पदार्थों को अलग करने के लिए जिनके कणों के आकार में अंतर हो। जैसे कि आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं, रेत में से बजरी के कण अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने ये भी आपके दोनों विधियां आपने अपने घर पे या आसपास देखी होगी। तो चालन विधि ऐसे दो पदार्थों के मिश्रण में से पदार्थों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनके कणों के आकार में अंतर हो। एक पदार्थ थोड़ा बड़ा होता है, एक पदार्थ छोटा होता है। अब जो अगली विधि है उसके अंदर हमें 3 प्रक्रियाएं करनी पड़ती है दो पदार्थों को अलग करने के लिए। उसका नाम है अवसादन, निस्तारण व निस्यंदन। अवसादन होता है मिश्रण में जल मिलाने पर उसके भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने का प्रक्रम। मान लो कि चावल के अंदर मिट्टी भी है, चावल के जो दाने हैं उनके साथ मिट्टी चिपकी हुई है। हम क्या करेंगे, उनको उसके अंदर पानी डाल देंगे। आपने देखा होगा कि चावल बनाने से पहले, दाल बनाने से पहले उनको धो लिया जाता है। वो इसीलिए धोते हैं कि जो मिट्टी है वो पानी में मिल जाती है, और उसको अगर हम थोड़ी देर रखते हैं तो वो पानी में मिलकर नीचे बैठ जाती है। इस प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, और जब नीचे मिट्टी बैठ जाती है उसे अवसाद कहते हैं। सेडिमेंट्स बोलते हैं
जो ये प्रक्रिया है इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है निस्तारण यानी कि डिकैंटेशन। अब जो मिश्रण हमने रखा था उसमें से मिट्टी नीचे बैठ गई है और पानी ऊपर रह गया है, उस पानी को अलग करना निस्तारण कहलाता है, डिकैंटेशन कहलाता है। तीसरा है निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन। अब जो ऊपर पानी बचा है या कोई भी द्रव और ठोस जो कि आपस में घुलते नहीं है, ऐसा द्रव और ऐसा ठोस जो आपस में घुलते नहीं हैं, विलेय नहीं है, उनके मिश्रण में से ठोस को अलग करना, छान कर अलग करना निस्यंदन कहलाता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि चाय में से चाय पत्ती को अलग करना छानकर, वो विधि क्या है? निस्यंदन। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर हम अवसादन, निस्तारण व निस्यंदन तीनों विधियों को देखेंगे। ये जो आपके सामने बीकर के अंदर पानी है, इसके अंदर मिट्टी घुली हुई है। आप देखिए मिट्टी को अच्छी तरह घोल लिया गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तली में मिट्टी बैठ गई है और ऊपर जो पानी है वो धुंधला है अभी भी। तो ये जो नीचे बैठ गई है इसको अवसाद या सेडिमेंट बोलते हैं और इस प्रक्रिया को अवसादन बोलते हैं। अभी हमने ऊपर जो पानी था उसको एक अलग बीकर में निकाल लिया, ये प्रक्रिया है निस्तारण यानी कि डिकैंटेशन। जो दूसरा बीकर था उसके अंदर मिट्टी रह गई है और इसके अंदर पानी आ गया है, लेकिन इस पानी के अंदर भी अभी अशुद्धियां हैं, कुछ बड़े कण भी है और मिट्टी भी घुली हुई है जो कि हम नहीं निकाल पाए। तो एक छलनी से चाय छानने के लिए जो हम छलनी इस्तेमाल करते हैं उससे हमने बड़ी अशुद्धियां निकाल ली, लेकिन अभी भी देखिए पानी का जो रंग है वो मैला है, यानी कि इसके अंदर कुछ अशुद्धियां अभी भी बाकी है जो हम नहीं निकाल पाए। तो हम उस छलनी से भी एक छोटा कपड़ा इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर जो छेद हैं वो छलनी से छोटे हैं। कोशिश करेंगे कि ज्यादातर जो अशुद्धियां हैं वो इससे निकल जाए। तो हम इसको कपड़े से छानते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे कण अभी भी ऐसे हैं जो कपड़े के अंदर से भी चले जाएंगे। तो हमें कोई ऐसा साधन चाहिए होगा जो अपने अंदर से इन कणों को ना जाने दे। तो ये है फिल्टर पेपर। ये एक स्पेशल कागज होता है जो जिसके अंदर से पानी जा सकता है, लेकिन ये बाकी कणों को रोक लेगा। जब आप आएंगे विद्यालय के अंदर तो हम इस विधि को कर कर देखेंगे। तो हमने एक कीप के अंदर फिल्टर पेपर की 3 या 4 तह बनाकर रखा और धीरे धीरे जो मैला पानी था उसको हम इसके अंदर डालते हैं। आप देख रहे हैं बूंद बूंद कर कर पानी गिर रहा है और इसके बाद जो नीचे पानी दिख रहा है आपको वो बिल्कुल साफ हो गया है, यानी कि ज्यादातर जो कण थे वो ऊपर फिल्टर पेपर में रह गए हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये बड़े कण थे जो फिल्टर पेपर के अंदर से नहीं जा पाए और जो नीचे पानी है वो बिल्कुल साफ है। इस विधि के अंदर हमने तीनों विधियां पढ़ी। इस वीडियो के अंदर जब आपने देखा तो हमने तीनों विधियां पढ़ी। अब जो पानी है वो पीने लायक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें से हमने ज्यादातर अशुद्धियां निकाल दी हैं। अब बात आती है एक विधि वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन की। पानी को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। इस विधि के द्वारा हम उन दो पदार्थों को अलग करते हैं। इसमें एक तो पानी ही हो गया या कोई भी द्रव हो सकता है, और दूसरा जो ठोस पदार्थ है वो उसके अंदर खुला हुआ होता है यानी कि विलेय होता है। या फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब एक द्रव के अंदर कोई दूसरा द्रव घुला हुआ हो और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके अंदर काफी अंतर हो, जो क्वथनांक होता है उनके अंदर काफी अंतर हो। ये हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जब एक द्रव में कोई घुला हुआ दूसरा ठोस पदार्थ होता है। इसका उदाहरण है पानी के अंदर नमक। जब हम पानी के अंदर नमक घोल देते हैं तो हम उनको अलग कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, पानी और नमक का जो मिश्रण है, जो विलयन है, उसको एक बर्तन में लेते हैं, उसको गर्म करते हैं। ऊपर से जो भाप निकल रही है उस भाप को हम ठंडा करेंगे। आपको पता है ठंडा जब भाप ठंडी होती है तो वो वापस पानी बन जाती है और इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो हम धीरे धीरे गर्म करते रहेंगे और संघनन द्वारा उस भाप को पानी में बदल देंगे।
अब जो बर्तन है उसके तले में धीरे धीरे नमक रह जाएगा, क्योंकि नमक की भाप नहीं बन पाएगी, नमक हमें दोबारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये विधि है वाष्पन। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम एक विधि द्वारा दो या अधिक पदार्थों को पृथक कर पाए। तो कई बार हमें एक से अधिक विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी मैं आपको एक मिश्रण देता हूँ रेत व नमक का। रेत और नमक का मिश्रण है, हमें रेत में से नमक अलग करना है। आप अगर कोई ऐसी विधि सोचकर देखेंगे, सीधी ऐसी कोई विधि नहीं मिलेगी जिससे हम इन दोनों को अलग कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी मिलाएंगे, रेत व नमक के मिश्रण में पानी मिलाएंगे। अब हमें पता होना चाहिए जो रेत है वो पानी के अंदर नहीं घुलती है, नमक पानी के अंदर घुल जाता है। तो नमक पानी के अंदर घुल गया है, रेत नहीं घुलती है। अब हम इसको एक बार हिलाएंगे, मिलाएंगे और बर्तन के अंदर काफी देर के लिए छोड़ देंगे। अब आपको पता है आगे क्या होगा, जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगी। इस विधि को क्या बोलते हैं, अवसादन। नीचे अवसाद बैठ गए हैं। इसके बाद आप बताइए कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने पहले की थी निस्तारण। जो ऊपर रेत के अलावा जो ऊपर पानी है जिसके अंदर नमक घुला हुआ है, उसको हम निस्तारण विधि द्वारा अलग कर लेंगे। निस्तारण विधि के बाद हम इसको गर्म करेंगे। जैसे हमने पहले पानी को बिल्कुल साफ किया था, फिल्टर पेपर से भी हम इसको छान लेंगे, तो नमक और पानी का जो मिश्रण है वो नीचे रह जाएगा और मिट्टी निकल जाएगी। अब हमने नमक से मिट्टी अलग कर दी, लेकिन नमक अब कहाँ आ गया, पानी के अंदर। अब आपको कौन सी विधि इस्तेमाल करनी है, वाष्पन की विधि। तो ये अब हम वाष्पन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पानी गर्म होकर वाष्प बन जाएगा और उस भाप को हम संघनन विधि द्वारा पानी में के रूप में प्राप्त कर लेंगे और बर्तन के अंदर नमक पीछे बच जाएगा। तो इसके अंदर हमने निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, अवसादन तथा संघनन विधियों का प्रयोग किया है। तो हमें कई बार मिश्रण को पृथक करने के लिए एक से अधिक विधियों का भी उपयोग करना पड़ता है। अब हम करते हैं जल की बात। जल एक बहुत अच्छा विलायक है। विलायक किसे बोलते हैं, ऐसा द्रव जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलता है। जब हम पानी के अंदर नमक मिलाते हैं तो पानी विलायक है, नमक विलेय है, और जो ये मिश्रण तैयार होता है जिसके अंदर नमक अच्छी तरह घुल गया है उसे हम विलयन बोलते हैं। तो आपको एक काम करके देखना है, आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा नमक डालते जाइए और घोलते जाइए, और फिर विलयन को थोड़ी देर छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, अगर और नमक हम मिलाते हैं तो नमक बर्तन की तली पर बैठने लग जाता है। अब ये नमक क्यों नहीं घुल रहा, क्या हम जितना चाहे नमक पानी में घोल सकते हैं? तो ये सब बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक समय के बाद नमक पानी के अंदर घुलना बंद हो जाता है। कहने का अर्थ है कि हम किसी दिए गए पानी के अंदर नमक की एक निश्चित मात्रा ही घोल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और जब नमक घुलना बंद हो जाए, उससे पहले जो विलयन बना है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यानी कि इसका अर्थ है वो विलयन अब संतृप्त है, तृप्त हो गया है, उसे और नमक नहीं चाहिए। अगर हम और नमक घोल पाए तो ये विलयन होता है असंतृप्त विलयन। इसके बाद क्या कोई और तरीका है कि संतृप्त विलयन में हम और नमक घोल पाए? जी हाँ, अगर हम इस विलयन को थोड़ा गर्म करेंगे तो हम थोड़ा और नमक घोल पाएंगे। तो गर्म करने से घुलने वाली मात्रा बढ़ जाती है। तो ये हमने पढ़ा विलयन, संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन के अंदर अगर हमें और थोड़ा मिश्रण डालना हो और पदार्थ खोलना हो तो हम उसे गर्म करके खोल सकते हैं। तो इस पाठ के अंदर हमने सभी विधियां पढ़ी, सभी तो नहीं पढ़ी लेकिन जो प्रयोगशाला में ज्यादातर प्रयोग होती हैं उन विधियों को हमने पढ़ा। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण में से उन पदार्थों को अलग करना। इन विधियों को समझने व पढ़ने के बाद अब बारी है मूल्यांकन की, और मैं आशा करूंगा कि आप
आपको कोई कठिनाई नहीं आई होगी। अगर कठिनाई आई है तो आप एक बार दोबारा वीडियो देखिए और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको एक बार ज़रूर पढ़िए। ये सारी बातें आपको उसके अंदर मिलेंगी। धन्यवाद।